हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन, हेल एंड हेल्दी। एज ऑलवेज आई एम ऑल्सो फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस की वीडियोस देखी, प्रेजेंट टेंस के बारे में समझा, प्रेजेंट टेंस के इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे और प्रेजेंट टेंस की ट्रांसलेशन देखी। अब बारी है पास्ट को समझने की, तो अब पास्ट की वीडियोस भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और जैसे कि आपको पता है, मैं हर एक टेंस की पहले हिंदी या फिर पंजाबी आइडेंटिटी आप लोगों को बताता हूं और उसके बाद ही हम लोग उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि हिंदी या पंजाबी आइडेंटिटी से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि कैसे किस टेंस का क्या मीनिंग हो सकता है। आइए देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखो इसके दो तरह से हिंदी या पंजाबी आइडेंटिटी बनेगी। एक तो होता है आ या ई ए, और एक होता है ता था ती थी ते थे। आ या ई ए, इससे हम लोग पास्ट की बात को बताते हैं जो हमारा डेली रूटीन रहा हो। और ता था ती थी ते थे, ये भी हम लोग डेली रूटीन के लिए बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हैबिट को बताता है। भी पास्ट में हमारी कोई हैबिट थी, कोई हमारी आदत थी, कोई हमारा रेगुलर एक्शन था कि मैं ये करता था, मैं वहाँ जाता था, मैं वो खाता था, मेरी आदत थी या रेगुलर एक्शन था। तो ता था ती थी ते थे ये सब आता है जी। आप पंजाबी च देखिए तो आप कह सकते हैं आ या ई ए, है ना। आ या ये पंजाबी च भी यही सेम रहता है। तो ता था ती थी ते थे पंजाबी च हो जाता है दा सी दी सी दे सन। वो पढ़ाई करता सी, वो किताब पढ़दी सी, वो रोटी खांदा सी, वो दौड़न जांदा सी, वो एक्सरसाइज करता सी, भी करता सी करदे सन, इस तरह के वर्ड आ जाते। अब आ या ई ए जो आया है, हमने स्ट्रक्चर देखने पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रो, इंट्रो नेगेटिव। जनरल फार्मूला आप सबको पता ही होगा। अगर आप में से किसी को भी जनरल फार्मूले के बारे में नहीं पता है तो टेंस की जो फर्स्ट वीडियो है उसे आप अप्रोच करें, टेंस की फर्स्ट वीडियो को विजिट करें, वहाँ पर जनरल फार्मूला बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। ठीक है जी, तो आओ शुरू करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म सबसे ज़्यादा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर बार ये यूज़ होती है। हर बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके काम आती ही आती है, चाहे आप स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कंप्रीहेंशन पढ़ रहे हो या पैसेज पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो पैसेज में क्या है, कोई ना कोई स्टोरी होती है और स्टोरी तो पास्ट से ही रिलेटेड होती है। आगे देखा जाए, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉट तो पहला, नॉट से पहले आपने कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर रखना है, और नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, यानी कि नॉट के बाद हमेशा मेन वर्ब रहता है। तो बात तो एक ही है, चाहे कान इधर से पकड़ लो, चाहे कान इधर से पकड़ लो, देखो बात तो एक ही है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद V1। तो जो ये सब्जेक्ट के बाद डिड आया है ये नॉट से पहले आया है। नॉट से पहले आई हुई वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट के बाद आने वाली वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन सा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब ये मेन वर्ब क्या होता है, कितनी तरह के मेन वर्ब होते हैं, ये आपको अगर नहीं पता है तो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ पर मेन वर्ब की वीडियो सर्च करें। और याद रहे, एक बहुत बड़ी खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है, आप लोग कह रहे थे कि सर वीडियोस जल्दी से गेट नहीं हो पाती है ना, उनको ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब आपके लिए ये मुश्किल मैंने दूर कर दी है। अब ये सारी वीडियोस अब आपको प्लेलिस्ट में मिला करेंगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश बेसिक की वीडियोस जो हैं PBI वाली पंजाबी में जो हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं, और फिर जो हिंदी वाली वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल हैं, जिसमें प्राइमरी वर्ब और मेन वर्ब भी एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में आई हुई है। तो वहाँ पर जाकर इजीली आप इन चीज़ों को गेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और मेन वर्ब के बाद तो हमने फिर ऑब्जेक्ट ही लगाना होता है, अगर है तो ऑब्जेक्ट भी लगाना होता है। आगे देखो, इंट्रोगेटिव करना है। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, सब्जेक्ट को बाद में कर दो। हमेशा से जनरल फॉर्मूले में हम यही करते आए हैं, यहाँ भी हमने यही किया है। तो स्टार्टिंग में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से आप ट्रांसलेशन तब शुरू करोगे जब आपका जवाब यस या नो में होगा। अगर आंसर डिटेल में हुआ तो पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, WH लगाना पड़ेगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, कोई भी WH हो सकता है। और WH पहले आया तो भी उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना
यहाँ इंट्रोगेटिव का साइन लगना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ इंट्रोगेटिव का साइन नहीं है, फुल स्टॉप दिया गया है, तो इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस होगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर पीछे इंट्रोगेटिव का साइन है तो ये सीधी सी बात कह रहा है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट रहेगा, तभी वो इंट्रोगेटिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत जगह यूज़ होता है, स्पॉटिंग एरर्स में भी यूज़ होता है। आगे देखा जाए इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, भी प्रश्न भी पूछा जाए और नेगेटिव सेंस भी आ जाए। तो देखो प्रश्न भी पूछा जाए, नेगेटिव सेंस भी आ जाए, तो देखो कैसे है, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट आप लगाते हो तो इसका मतलब है नॉर्मल क्वेश्चन, यानी कि आप एक ऐसा सवाल कर रहे हो जिसका जवाब आपको खुद नहीं पता, आप जानना चाहते हो इसलिए आपने सवाल किया है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, ये हो जाएगा नॉर्मल क्वेश्चन, प्रश्न करना यानी कि। और डिड के बाद नॉट लगाया तो इसका मतलब है आप एम्फेसाइज कर रहे हो, चाहे आप एम्फेसाइज लिख लो, चाहे एम्फेसिस SIS लिख लो, ZE की जगह IS लिख लो, आई तो है ही, S लिख लो, एम्फेसिस लिख लो या एम्फेसाइज लिख लो, एक ही बात है, ठीक है जी। इसका मतलब होता है बात पर जोर देना। तो अगर आपने बात पर जोर देना है, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि सवाल का जवाब आपको पता है, आपको पहले से पता है उसका जवाब क्या होगा, बस अपनी बात पर जोर देने के लिए आपने ये सवाल किया है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। और रिमेंबर, ये जो एम्फेसिस वर्ड आया है इसके भी बहुत सारे सिनोनियम है। ये मेरी खासियत है कि मैं अपनी वीडियो में एक ना एक वर्ड का सिनोनियम ज़रूर लाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर सिनोनियम मिल रहा है। एम्फेसिस को आप इंसिस्टेंस भी कह सकते हो, इंसिस्टेंस करना, इंसिस्टेंस यानी कि इंसिस्ट करना, किसी को मजबूर करना या किसी बात पे जोर देना। प्रीडोमिनेंस, किसी को बहुत महत्वपूर्ण समझना, तभी तो हम उस पर जोर देते हैं ना, हमारे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तभी उस पर जोर देते हैं, तो प्रीडोमिनेंस। और फिर लिखा है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट से ही बनता है इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। फिर है प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है विचार करने के लिए दी गई कोई बात या दिया गया कोई सुझाव, उसे हम लोग प्रीपोंडरेंस करते हैं। तो इतने सारे वर्ड्स हो सकते हैं सिनोनिम एम्फसाइज के। अब देख लेते हैं ताथा तिथि तेथे वाले को। कुछ नहीं करना, इसमें एक नया कंसेप्ट आ जाता है यूज्ड टू का। यूज्ड टू हालांकि मॉडल वर्ब से लिया गया है, लेकिन यूज्ड टू के बाद क्योंकि टू लगा है तो फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है जी। और आपने यहाँ पर भी ध्यान रखना है, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ ऊपर तो डू डज है नहीं तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इसका केस था। इसके केस में हम यूज टू करते हैं, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। अब ये कहता है कि जिस सेंटेंस को आप यूज टू से बना रहे हो, यहाँ आप यूज टू की जगह सिर्फ वुड लगा के भी सेंटेंस को बना सकते हो। यूज टू की जगह सिर्फ वुड लगा दो और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। और कह रहा है कि अगर आप वुड भी नहीं लगाना चाहते, यूज टू भी नहीं लगाना चाहते, तो आप एक काम और कर सकते हो, सेम वही फॉर्मेट, ये जो ऊपर वाला फॉर्मेट है ना, सेम यही पॉजिटिव वाला फॉर्मेट यूज हो जाएगा, तो भी बात बन जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, तो भी ताथा तिथि तेथे या दासा दीसी देसन, है ना, इस तरह का सेंस आ जाएगा। ध्यान ये रखना है आपने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर जो सेंटेंस बनाने का रूल है वो आ या ई ए के लिए भी अच्छा है और ताथा तिथि तेथे के लिए भी अच्छा है, लेकिन यूज टू और वुड को हम आ या ई ए वाले सेंटेंस के लिए यूज नहीं करते, ये बहुत बड़ा फर्क है। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो देखो दो तरीके हैं, सब्जेक्ट लगा दो, यूज्ड लगा दो। यूज्ड और टू के बीच में देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यूज्ड लगा दिया, यूज्ड के बाद नॉट, नॉट के बाद लग जाएगा TO2 और TO2 के बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो याद रहे, नॉट हमेशा टू से पहले लगेगा, टू के बाद में नहीं बल्कि टू से पहले लगेगा। एग्जामिनर क्या करता है, नॉट को ना टू के बाद लगा देगा, एरर है। आगे देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड लगा दिया, डिड के साथ ही नॉट लगा दिया, तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस यूज टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी बना सकते हो। मतलब डिड लाकर भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। अब देखो, आप डिड लाए हो तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन गया और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा दिया। नॉट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो, इसके बाद हमने यूज लिखना है, यूज के साथ हमने डी नहीं लगाया, यहाँ पर डी लगा हुआ है
और यहाँ पर भी डी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हमने डी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि डिड लिखा हुआ है ना। डिड के बाद तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करने के कारण सिर्फ यूज लिखा है, USE। डी नहीं लगाना, अगर डी लगा दिया तो वो एरर है, और एग्जामिनर इसी तरह एरर लगा के आपको देगा। अब यूज के बाद टू लिखा है तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और अगेन आपको पता ही है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इंट्रोगेटिव देख लो, सबसे पहले यूज, यूज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू। समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब ये है कि यूज और टू के बीच में नॉट अगर नेगेटिव बनाना है, उसी तरह यूज और टू के बीच में सब्जेक्ट अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है जी, याद करने का बड़ा सिंपल वे है। तो टू लगा दिया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव। अब देखो इसका दूसरा तरीका, अगर WH से बनाना हो तो पहले WH के बाद डिड जरूर आएगा, डिड के बाद आप सब्जेक्ट लगा दोगे, सब्जेक्ट के बाद फिर यूज टू। अब क्योंकि डिड लगा है तो यहाँ पर डी नहीं लगा, सिर्फ यूज लिखा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। पीछे इंट्रोगेटिव का मार्क रहेगा ही रहेगा अगर प्रश्नात्मक है तो। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर इसका भी आपको इंट्रोनेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, डिड के बाद भी नॉट लगा सकते हो या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेना, लेकिन ये मत करना कि डिड के बाद भी नॉट लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा दिया, समझ गए ना? ये मत करना। तो उम्मीद है आपको ये सारे रूल याद अच्छे से हो गए होंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी एक दो एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कैसे ग्रेस्प करना है। हाँ जी, तो उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को सीख लिया होगा और इसके सारे रूल्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आओ थोड़ी सी ट्रांसलेशन देखी जाए, इनकी बेस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें। उसने किताब पढ़ी, तो पढ़ी में ई का सेंस आ रहा है, ई का सेंस आ रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो लगा देंगे ही स्टडीड अ बुक। पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो ही स्टडीड अ बुक। अब उसने पढ़ी, तो उसने तो सिंगल पर्सन ही है, या तो ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं। ही शी लगा देंगे तो भी सही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो जब हमें कौन सा जेंडर है वो क्लियर ना हो तो हम मेल जेंडर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इस हिसाब से हमने ही लगाया है। वह घर पर नहीं आया, या ठीक है, वो घरे नहीं आया। इतने लिखा उसने किताब पढ़ी, ਉਹਨੇ किताब पढ़ी, वो घर नहीं आया। कि तुसी अनुवाद सीखिया, की तुसी अनुवाद सीखिया, पंजाबी च इहनूं कहांगे कि तुसी अनुवाद सीखिया। तुसी की किता, आपने क्या किया, तुसी की किता, मैं पंजाबी च कहांगी। हुण देखो, ही स्टडीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, वह घर पर नहीं आया। ही डिड नॉट कम होम। नॉट नेगेटिव से पहले क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। नेगेटिव से पहले क्या लगना चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड ही लगेगा, डिड लगा दिया। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लग गई। आगे देखो, क्या आपने अनुवाद सीखा, डिड यू लर्न द ट्रांसलेशन। क्या आपने अनुवाद सीखा, डिड यू लर्न द ट्रांसलेशन। क्या स्टार्टिंग में आया, क्या जवाब मिल रहा है यस या नो से। अगर सीखा होगा तो यस करेंगे, नहीं सीखा तो नो करेंगे। यस या नो से जवाब मिले तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, तो डिड लगा दिया। डिड के बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था वो लिख लिया। आपने क्या किया, तुसी की किता। अब क्या यहाँ बीच में आया है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता, ये डिटेल्ड आंसर वाला है, तो WH से होगा। WH लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन क्या कहता है भी पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद ही सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम पहले सब्जेक्ट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। सो व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। अब डिड के बाद तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कोई सोचे कि सर यहाँ पर डू कैसे आ गया, ये कौन सा प्रेजेंट का है। अरे भाई, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो है, और ये कंसेप्ट है किसका, प्राइमरी वर्ब का, कि प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं और मेन वर्ब भी बन सकते हैं। यहाँ आपके पास एग्जाम्पल है, डिड जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, जबकि जो ये डू है ये आपका मेन वर्ब बन रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जिन्हें प्राइमरी वर्ब के बारे में नहीं पता वो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके प्राइमरी वर्ब पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख सकते हैं। आगे देखो, वह किताब पढ़ता था, था तिथि तेथे आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज टू वाला कंसेप्ट याद रखना, जब था तिथि तेथे आए तो। वह किताब पढ़ता था,
ही यूज टू रीड अ बुक, किताब पढ़ता था, यूज टू रीड अ बुक, तो यूज टू हमने लगा दिया। अब यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। हमें पता है कि यूज टू कब लगाते हैं, जब पास्ट की कोई हैबिट हो, पास्ट की किसी हैबिट के लिए। अच्छा, इसी यूज टू की जगह हम सिर्फ वुड लिखकर भी बना सकते हैं, तो ही वुड रीड अ बुक ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और अगर हम चाहें तो ही रेड अ बुक ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी सही है। तो थर्ड वाला मैंने बनाया नहीं, सिर्फ मैंने बोलकर बता दिया है, आप समझ सकते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, तुसी अंग्रेजी नहीं पढ़ते सी, पढ़दा सी, दी सी, देसन। क्या आप क्या पढ़ते थे, तुसी की पढ़ते सी, कह देना आप तुसी की पढ़ते सी, आप क्या पढ़ते थे। क्या आप अनुवाद करते थे, की तुसी अनुवाद करते सी। अब देखो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, यू यूज नॉट, यूज के बाद नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस, यूज के बाद नॉट लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। फर्स्ट फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट लगाना था इंग्लिश, हो गया सेंटेंस, यू यूज नॉट टू रीड इंग्लिश। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू डिड नॉट यूज टू रीड इंग्लिश। जब डिड लग गया तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, हमने डी नहीं लगाई, यहाँ पे डी नहीं लगाया हमने, ये ध्यान रहे, आपने ध्यान रखना इस बात का। आप क्या पढ़ते थे, तुसी की पढ़ते सी, तो इसका जवाब देखो हाँ या ना च तो आ नहीं सकता, डिटेल है, तो WH तो शुरू होएगा। वट डिड यू यूज टू रीड, आप क्या सीखते थे। अब डिड तो लगा लिया हमने, डिड के बाद हमने यूज टू भी तो लगाया, डिड के बाद हमने यूज टू भी तो लगाया। वट डिड यू यूज टू रीड, आप क्या पढ़ते थे। अब देखो, इतना सब कुछ बता देने के बाद ये क्वेश्चन, क्या आप अनुवाद करते थे, की तुसी ट्रांसलेशन करते सी, ये ਤੁਹਾਡਾ होमवर्क है। तो ये दिमाग लाओ, तो दिमाग लगा के ਇਹਦਾ आंसर कॉमेंट बॉक्स कमेंट च पाओ, ताकि मैंने पता लगे कि तुसी किन्ना चीज़ों को सीख पा रहे हो, किन्नियां मेरी गल्लां को तुसी गेट कर पा रहे हो। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को टेंस सिखाने का मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। आगे भी इस तरह की सीरीज़ हम लोग करते रहेंगे, और सबसे एक अहम बात यह है कि अब ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी, तो इनको ढूंढना बहुत आसान होगा। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।